सो हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अपना हिंदी में ज्योमेट्री का जो भूमिति का पहला चैप्टर पूरा खत्म कर लिया। वो टाइम पे जो बोर्ड ने महाराष्ट्र बोर्ड ने जो रिडक्शन किया था सिलेबस में वो हमको पता नहीं था, तो मैंने पूरा आपको मतलब सब कुछ पढ़ाया, मैंने कुछ भी कट नहीं किया। तो आप देखो, आपके पास पीडीएफ होगा फॉर्मेट, आप उसमें चेक करो कौन सा एग्जाम में आने वाला है कौन सा नहीं, और उसके हिसाब से आप जो जो चीजें है इस बार एग्जाम्स में जो पूछी जाएंगी उस वीडियोस में उतना ही सिर्फ पढ़ो। बट अब जो सेकंड चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें मैंने जो महाराष्ट्र बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है सिलेबस, वो हम लोग नहीं करने वाले। इसमें सिर्फ उतने ही टॉपिक कवर होंगे जो इस बार एग्जाम में 2021 में पूछा जाएगा, सिर्फ उतना ही कवर होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस तो बहुत ही ज्यादा जाना सा शब्द है ना आपके लिए, पाइथागोरस बहुत फैमिलियर वर्ड है। ये आपने जो पाइथागोरस है ये आप 7वीं से पढ़ते आ रहे हो, पाइथागोरस का प्रमेय आपको 7वीं से पता है, होता क्या है पाइथागोरस का प्रमेय। तो यहाँ पे पता है, देखो फिर से यहाँ पे 10वीं में थोड़ा सा इसको क्या कर दिया है, लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आप सेम चीजें पढ़ते हो, आप धीरे धीरे जब ऊपर आते हो बस उसका लेवल थोड़ा बढ़ते जाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय सिर्फ इतनी बोलती है। 7th में था आपको ये स्टेटमेंट कि समकोण अगर आपके पास कोई त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब कर्ण क्या होता है, भुजा क्या होती है, ये जानना जरूरी है। अभी यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR में जो कोण मेरा Q है वो 90 अंश का है। कोण Q 90 अंश का है। और समकोण मतलब क्या, देखो 3 टाइप का कोण होता है। एक होता है 90 डिग्री का, 90 अंश का, एक होता है 90 से कम, और एक होता है 90 से ज्यादा। तो जो 90 अंश का एकदम एक्यूरेट 90 अंश का होता है उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। जो 90 से छोटा होता है जैसे कि 40, 50, 60, 45 या जो भी हो, जो वैसे रहते हैं उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। और अगर 90 से आपका ऊपर जा रहा है जैसे कि 120, 140 या 150 या जो भी हो, तो उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे समकोण मतलब 90 अंश। तो अगर आपको पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है तो सबसे जो पहला कंडीशन आपका आता है, फर्स्ट कंडीशन, वो यही होता है कि आपका जो त्रिभुज होना चाहिए वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण अर्थात 90 अंश का कोण। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे PQR जो मेरा त्रिभुज है वो 90 अंश का ही है, अर्थात वो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, जैसे इसमें बोला क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो कर्ण कहाँ होता है, कर्ण किसे कहते हैं हम लोग, जो तुम्हारा 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, 90 अंश का जो कोण है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 अंश का जो कोण है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो ये है हमारा Q 90 अंश का कोण, इसके सामने वाली जो भुजा है उसका नाम क्या है, PR। तो इसका वर्ग यहाँ पे बोला है ना, कर्ण का वर्ग, तो PR का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। पहली भुजा क्या है, QR का वर्ग, प्लस दूसरी भुजा क्या है, PQ का वर्ग। ठीक है, तो ये है आपका पाइथागोरस का प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अब अगली क्या चीज दी हुई है, पाइथागोरस के ट्रिक। ट्रिक मतलब होता है 3। ठीक है, ट्रिक मतलब होता है 3। तो पाइथागोरस के 3 क्या, प्राकृत संख्याओं के ट्रिक में यदि बड़ी संख्या का वर्ग, मतलब समझो आपके पास 3 प्राकृत संख्या है, 3 प्राकृत संख्या है, और अगर आपके पास तीनों में से जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग क्या बोला आगे, अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो उन्हें पाइथागोरस का ट्रिक कहते हैं। मतलब समझो आपके पास कोई 3 संख्याएं हैं और तीनों की तीनों प्राकृत संख्या है, तीनों में से जो सबसे बड़ी संख्या अगर आप उसका वर्ग लेते हो और बाकी की जो 2 बची हुई संख्या है उसका वर्ग लेते हो और उनको जोड़ते हो, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है, अगर यहाँ ये वाले आंसर के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो आप उन तीनों नंबर को बोल सकते हो, तीनों संख्याओं को बोल सकते हो कि ये पाइथागोरस का ट्रिक है। और अगर नहीं आ रहा है बराबर तो आप बोल सकते हो पाइथागोरस का ट्रिक नहीं है। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण भी सॉल्व किया हुआ है। अगर आप देखोगे मेरे पास 3 प्राकृत संख्या है, 11, 60 और 61। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है आपकी, 61। 61 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तो आप क्या करोगे, पहले तो देखो यहाँ पे मैंने 61 का वर्ग लिया। 61 का वर्ग कितना है, 3721, और 60 का वर्ग 3600 और 11 का वर्ग 121। क्या मैंने बोला, त्रिक आप कब बोलोगे, जब बड़ी संख्या का वर्ग लोगे आप और बाकी दोनों संख्याओं का वर्ग लेके जब उसको जोड़ोगे, अगर ये दोनों बराबर आ रहा है बड़ी वाली के, तो वो त्रिक है। तो मैंने क्या किया, 11 का वर्ग लिया और 60 का वर्ग लिया,
दोनों को 11 का वर्ग 121, 60 का वर्ग 3600, दोनों को जोड़ा तो मेरा 3721 आ रहा है। यहाँ पर भी 3721 है और यहाँ पर भी 3721। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब 11, 60, 61, यह पाइथागोरस का त्रिक है। तो पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं, ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। आपको चेक करना होगा, आपके पास 3 संख्या होंगी, 3 प्राकृत संख्या होगी, और आपको बताना होगा कि ये जो संख्या दी हुई है वो त्रिक है या नहीं है। तो इसी तरीका है, बड़ा वाला जो सबसे बड़ी वाली जो संख्या रहेगी उसका वर्ग लो, और फिर उसके बाद जो बाकी की 2 बची हुई संख्या है उसका वर्ग लो यहाँ पे, और इन दोनों को प्लस करो और देखो दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा होगा तो पाइथागोरस का त्रिक है, बराबर नहीं आ रहा होगा तो पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। ओके, तो अभी आपके पास 2 कॉन्सेप्ट है, एक है 30, 60, 90 का प्रमेय, दूसरा है 45, 90 का प्रमेय। ठीक है, तो 30, 60, 90 का प्रमेय क्या बोलता है, ये आपने 9th में पूरा सॉल्व किया था, अच्छे से आपको याद होगा तो पूरा सॉल्व किया था, प्रूफ था शायद इसका। अभी यहाँ पे कुछ प्रूफ वगैरह नहीं, कुछ भी आपको सिद्ध वगैरह नहीं करना, सिर्फ आपको याद रखना है इसका जो सिद्धांत है वो, और इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि सम जो हमारे आगे हम लोग क्वेश्चन जो प्रश्न जो हल करेंगे उसमें आपको ये उपयोग होने वाला है इसका। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, देखो पहले तो आपको 30, 60, 90 का प्रमेय बोला है। तो 30, 60, 90 का प्रमेय क्या बोलता है कि 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है। तो ये है 30 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी है, क्यू आर। तो आप क्या लिखोगे, 30 अंश के सामने भुजा कौन सी है, क्यू आर, ये कर्ण की अपनी आधी होती है। कर्ण क्या है अपना, 90 अंश के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, तो पी आर पहला। दूसरा, 60 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण की कर्णी 3/2 होती है। ठीक है, 60 अंश की अगर आप सम्मुख भुजा देखोगे तो वो कर्ण की क्या होती है, कर्णी में 3/2। तो आप 60 अंश, मेरा ये रहा 60 अंश, 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है, पी क्यू। तो जो ये मेरा पी क्यू होगा वो कर्ण का होगा, कर्णी में 3/2, किसका, कर्ण का। कर्ण क्या है मेरा, पी आर। ठीक है, 90 अंश, ये रहा 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये रही आपकी 30 अंश वाली भुजा। 30 अंश के सामने वाली भुजा क्यू आर, ये कर्ण की आधी होती है। 60 अंश के सामने वाली भुजा पी आर, ये कर्ण की कर्णी में 3/2 होती है। ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं 45, 90 का प्रमेय। अब यहाँ पर क्या देखो, एक कोण 90 दिया हुआ है, बाकी के दोनों क्या दिए हुए हैं, 45। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि 45 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण की 1/कर्णी में 2 होती है। तो आप क्या लिखोगे भाई, 45 है इधर, 45 के सामने कौन सी भुजा है, बीसी। यहाँ पर भी 45 के सामने कौन सी भुजा है, एसी। तो क्या लिखोगे, ए बी बराबर बीसी, ये कर्ण की 1/कर्णी में 2 होती है। कर्ण क्या है आपका, एसी। ओके, समझ में आया आपको अच्छे से। ये यहाँ पे 45, 90 का प्रमेय लगाया और यहाँ पे 30, 60, 90 का प्रमेय लगाया। 30, 60, 90 के प्रमेय में याद रखना है 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी, 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की कर्णी में 3/2। 45, 90 के प्रमेय में आपको याद रखना है कि 45 अंश की सम्मुख भुजा, दोनों में 45 अंश की जो सम्मुख भुजा है वो कर्ण की 1/कर्णी में 2 होगी। ठीक है, तो अब आपको एक प्रमेय सॉल्व करनी है जिसका नाम है समरूपता और समकोण त्रिभुज की ये प्रमेय है। और इस प्रमेय का अगर आप सिद्धांत देखोगे तो यहाँ पर क्या लिख के दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्षलंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसका मतलब क्या कि अभी यहाँ पे आपके पास समकोण त्रिभुज जिसका नाम क्या है, एबीसी। तो एबीसी जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आपने एक शीर्षलंब खींचा जिसका नाम है बीडी, इसको शीर्षलंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीडी खींचने के बाद आपके पास 2 अलग अलग त्रिभुज बन गए, एक ऊपर वाला एडीबी और एक नीचे वाला बीडीसी। तो ये लोग बोल रहे हैं आप ये सिद्ध करो कि जो दोनों त्रिभुज बने हैं अलग अलग, ये बड़े वाले के भी समरूप है और ये आपस में भी समरूप है। बड़ा वाला मतलब ये त्रिभुज कौन कौन सा बना है, एडीबी। तो आप सिद्ध करो एडीबी जो बड़ा वाला त्रिभुज है एबीसी, इसके भी समरूप है, बीडीसी भी बड़े वाले के समरूप है, और ये दोनों त्रिभुज जो छोटे छोटे बने हैं वो आपस में भी समरूप है। समझ रहे हो। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप दत्त लिखोगे। दत्त मतलब जो भी आपको दिया है, क्या दिया है आपको, त्रिभुज एबीसी दिया है। त्रिभुज एबीसी में आपको कोण एबीसी 90 बताया है, तो आप लिखो वो। फिर दूसरा क्या बताया आपको कि जो बीडी है वो आपका लंब है किस पे, एसी पे। तो आपका ए डी सी ये क्या हो गया, एक रेखी हो गया। ठीक है,
BD आपका लंब है AC पे, जिस कारण आपका ADC एक रेखीय हो गया। अब साध्य, साध्य मतलब सिद्ध, मैंने आपको बताया सिद्ध क्या करना है। ये जो दोनों त्रिभुज बने हैं वो मूल त्रिभुज के भी समरूप है और आपस में भी समरूप है। तो कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, मेरे यहाँ पे एक त्रिभुज बना है त्रिभुज ADB, तो ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के, ये मुझे बताना है। फिर बताना है त्रिभुज BDC, ये भी त्रिभुज होगा त्रिभुज ABC के समरूप होगा। और फिर ये दोनों त्रिभुज छोटे वाले वो भी एक दूसरे के समरूप होंगे, तो ADB भी आपका समरूप होना चाहिए BDC के। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, तीनों को सिद्ध करते हैं। सबसे पहला आप लोग है त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ADB तथा ABC में, ADB और ABC में आपको क्या क्या दिख रहा है। पहले तो आपको दिख रहा है B और B जो कोण है वो सामान्य कोण है। अच्छा, मैं इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने पहला वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा ना कि समरूप अगर आपको त्रिभुज सिद्ध करना है तो आपको कसौटियां यूज करनी पड़ती है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कसौटी आप यूज कर सकते हो, देखो तो आपको पहले तो कोण B सामान्य कोण है, तो कोण मेरा ABD में आप कैसे लिख सकते हो, ADB में आप लिख सकते हो ABD। तो आपका ABD जो कोण है वो सर्वांगसम होगा किसके, कोण ABC में क्या लिख सकते हो आप, ABC तो पहले से ABC की फॉर्म में, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सामान्य कोण, ठीक है। फिर दूसरा और क्या उसमें बराबर है, 90 अंश। अब अगर आप देखोगे त्रिभुज ABD में कोण D 90 अंश है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, तो वो भी लिखो, कोण ADB सर्वांगसम कोण ABC, और क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 अंश, दोनों भी क्या है 90 अंश है। तो अब आपका एक ये क्या हो गया, आपको दो कोण बराबर मिल गए, मतलब कोण कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप सिद्ध हो गए। तो आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ADB ये आपका समरूप होगा, ADB आपका समरूप होगा त्रिभुज ABC के। यहाँ पे क्या लिखोगे, कोण कसौटी से आपका ये त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है। ये समझो आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 2। उसमें क्या करना है आपको, BDC आपको ABC के समरूप दिखाना है। तो आप लिखोगे त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में क्या लिखोगे आप, सेम वही चीज फिर से लिखनी है। BDC में अगर आप देखते हो, BDC में आपका D 90 अंश है और ABC में आपका B 90 अंश है। उसके बाद सामान्य कोण यहाँ पे आपको फिर से मिल रहा है और वो है कोण B, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फिर से कोण B या तो DBC सर्वांगसम कोण ABC। यहाँ पे क्या लिखोगे, सामान्य कोण, ठीक है, BDC सामान्य कोण। फिर आपका 90 अंश का क्या है, कोण A, यहाँ पे अगर आप देखोगे 90 अंश आपका D है, कोण ADB सर्वांगसम कोण ABC, यहाँ क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 अंश। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि अरे मेरा जो कोण D है तो 90 है, तो कोण B भी तो 90 है, लेकिन अगर आप है कोण B 90 है, लेकिन वो त्रिभुज ABC के लिए 90 है, त्रिभुज BDC के लिए D आपका B 90 नहीं है, क्योंकि देखो ये बट गया ना, आधा हो गया इधर ये, तो ये 90 नहीं हुआ, D आपका 90 है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका त्रिभुज BDC ये समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। क्या आपने अप्लाई किया यहाँ पे, कोण कसौटी से आपका ये समरूप हुआ है। तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करोगे आपस में तो आपको क्या मिलेगा, देखो अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो ABC ये दोनों एक साइड बराबर आ रहा है। अगर ये दोनों एक साइड बराबर है, इसका मतलब ADB BDC भी समरूप होगा एक दूसरे के। इसका मेरा कहने का क्या मतलब है, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज BDC भी समरूप है त्रिभुज ABC के, मतलब ADB भी ABC के समरूप है और BDC भी ABC के समरूप है। इसका मतलब होगा क्या कि ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 तथा
2 से, समीकरण 1 तथा 2 से त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा, त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। यहाँ पे क्या लिखोगे? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। दूसरी बात और एक ही बात, अगर आप समीकरण, और अगर आपने इसको समझो समीकरण 3 मान लिया, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? देखो समीकरण 1, 2, 3 से आपको दिखेगा कि तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। कैसे? एडीबी भी बीडीसी के समरूप है, एबीसी बीडीसी के समरूप है, एबीसी एडीबी के समरूप है, तो ये सब एक दूसरे के समरूप है। इसका मतलब तीनों एक दूसरे के समरूप है। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज, लास्ट में आप क्या लिखोगे? समरूप त्रिभुज बी डी सी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। आपको बताया ना कि आप बताओ, इसमें बोला है तो आप सबसे पहले दत्त लिखोगे, फिर साध्य लिखोगे और उसके बाद उत्पत्ति लिखोगे, ठीक है। दत्त में मतलब जो आपको दिया है वो लिखना है, साध्य आपको जो सिद्ध करना है वो, और फिर उत्पत्ति। दोनों त्रिभुज को लेना है अलग अलग और दोनों को समरूप दिखाना है। कौन कौन कसौटी से मैंने दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाया, ठीक है। और फिर बाद में समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की तुलना की, और इस तरह से अपना त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गया, ठीक है। ये अपनी प्रमेय जो है ये आपको एग्जाम में या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं या तो आपको कृतिगत रूप में पूछ सकते हैं, और वैसे तो इस प्रमेय का पूरा उपयोग आपको आगे प्रश्न संग्रह उसमें दिया। तो अब आप क्या करोगे? पहले तो 2 त्रिभुज आपको लेने हैं और आपको समरूप है कि नहीं वो दिखाना है। तो आप पहले तो मैं 2 त्रिभुज ले लेती हूँ, त्रिभुज QSR और त्रिभुज PSQ। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्यों समरूप है? अभी ऊपर हम लोग ने प्रमेय सॉल्व किया इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है 90 अंश का समकोण, उसमें आपका शीर्षलंब है जो कि कर्ण को विभाजित कर रहा है, तो 2 अंदर के जो त्रिभुज बनते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। वो कहां से मिला मुझे? ऊपर समकोण त्रिभुज की समरूपता के प्रमेय से, ठीक है, के प्रमेय से। अब आगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हो। क्या होगा? QS बटे PS बराबर SR बटे SQ। क्या लिखोगे? समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। अब QS बटे PS SR बटे, मैं ये बस खाली SQ को QS लिख रही हूँ और कुछ नहीं, फिर QS क्योंकि मुझे क्या चाहिए? QS का वर्ग चाहिए, तो QS इसका 3 गुणा होगा, QS गुणे QS क्या होगा? QS का वर्ग, और PS गुणे SR वैसे का वैसे। तो मेरा ये सिद्ध हो गया। बस इतना ही मुझे करना है, ठीक है। इसका मुझे सम्स में बहुत यूज होने वाला है। तो ज्यामिति माध्यिकी में बहुत ही आसान है। आपको दोनों त्रिभुज समरूप है, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो लिखना होगा, क्योंकि अगर समरूप नहीं लिखोगे आप ये वाले स्टेप अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज की समरूपता की प्रमेय से, तो आप उसकी संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हो और फिर उसका 3 गुणा करके आपको जो सिद्ध करना है आप वो सिद्ध कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो बोलते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, समकोण त्रिभुज की थ्योरम हम लोग प्रमेय सॉल्व करेंगे। और इस बार तो आप समझ लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सब तो हटा ही दिया है सेकंड चैप्टर में, तो यही 3-4 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से ये सबसे ज्यादा। तो ध्यान देना, आपको यहाँ पे बताना है, आप बचपन से हम लोग सिर्फ खाली सिद्धांत पढ़ते थे कि हाँ समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इतना पता था, अप्लाई करते थे, सॉल्व करते थे। बट अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे बराबर होता है, मतलब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। मैंने बोला ना, आप पढ़ वही चीज रहे हो, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया, क्योंकि आपका भी स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो जो चीजें पढ़ेंगे उसका भी स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो आपको करना क्या है, देखो आपको दत्त में क्या दिया है, त्रिभुज दिया है एबीसी, एबीसी बराबर 90 है। साध्य आपको क्या करना है भाई, कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। रचना मैंने क्या किया, बिंदु B से भुजा AC पर, बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब खींचा BD, जिससे मेरा ADC क्या हो गया, एक रेखी हो गया। ठीक है, तो आप उत्पत्ति आप सॉल्व कर दे। चलो अभी आप देखोगे तो पहली जो हम लोग ने प्रमेय की है अभी तक की, उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है, आपने अगर एक लंब खींचा तो क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे, और तीसरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके भी समरूप होंगे। तो तीनों भी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते। सबसे पहले तो आप यही लिखो कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। ये कहां से मिला आपको, समकोण त्रिभुज की
समरूपता, ठीक है, क्या प्रमेय के हिसाब से। तो अगर जितने त्रिभुज समरूप है आपको समरूप मिल गए, ठीक है। अब तो अभी क्या करोगे, दो दो त्रिभुज दोनों की जोड़ी लोगे और सॉल्व करोगे। तो सबसे मैं क्या लूंगी, मैं लूंगी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, और ये दोनों त्रिभुज है क्या, या तो मैं आप क्या लिख रहा हूं, आप ये लिखो डायरेक्ट कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आप ले सकते हो। क्या लोगे, ए बी बटे ए डी बराबर बी सी बटे बी डी या डी बी बराबर ए सी बटे ए बी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। उसके बाद अब आप क्या करोगे, इसको आप निकाल दोगे। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, देखो सिद्ध में ए बी का वर्ग चाहिए, मतलब ए बी का वर्ग या बी सी का वर्ग या तो फिर ए सी का वर्ग। तो मुझे इसमें से तीनों में से कुछ तो एक चाहिए। तो अगर आप देखो मैं ए बी और बी डी, यहाँ पर मुझे वर्ग नहीं मिलने वाला, ए बी बी डी है, यहाँ पे सब अलग अलग है, ये नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी चारों अलग अलग ही नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ लो जहाँ पे दो चीजें एक जैसी, और वो है ये और ये, ए बी और ए बी एक जैसी। तो आप क्या लिखोगे, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी, तिरे गुणा करेंगे तो ए बी का वर्ग बराबर ए सी गुणे ए डी। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरह से सेम आप दूसरे वाले के लिए भी सॉल्व करोगे। आप लिखोगे फिर से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ठीक है, बी डी सी। अब यहाँ पर भी आप क्या लोगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे डी सी बराबर ए सी बटे बी सी। यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात। आगे मैंने वही जो आपको सेम यहाँ पर जो बताया वही ये भी अप्लाई करो। ऐसी कोई चीज लो जहाँ पे दो चीजें एक जैसी हो। तो यहाँ देखोगे तो बी डी और बी डी, यहाँ पे बी डी कहीं भी नहीं है, ए बी भी कहीं नहीं है, हाँ ये दोनों एक जैसा है। तो क्या लिखोगे, बी सी बटे डी सी बराबर ए सी बटे बी सी, मतलब दोनों में आ रहा है ना बी सी, इसलिए मैंने ये लिया। फिर बी सी का गुणा किया तो बी सी का वर्ग, और यहाँ पर क्या हो गया, ए सी गुणे डी सी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी गुणे ए डी प्लस ए सी गुणे डी सी, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए सी कॉमन है, ए सी को आप बाहर लो, अंदर क्या लोगे, ए डी प्लस डी सी लोगे, ठीक है। फिर ए बी का वर्ग वैसे का वैसा प्लस बी सी का वर्ग भी वैसे का वैसा, ए सी वैसे का वैसा। बट अगर आप ए डी प्लस डी सी देखोगे तो आपका मिलता क्या है, ए डी प्लस डी सी एक्चुअली में ए सी होता है। सो ए सी आ गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपका ए डी सी एक रेखीय, इसलिए स्टार्टिंग में ना आपने लिखा ए डी सी एक रेखीय। तो अभी ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी गुणे ए सी क्या होगा, ए सी का वर्ग। तो आपका जो आपको सिद्ध करना था, अर्थात देयरफॉर आप लिखोगे इसलिए ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो आपको यही सिद्ध करना था, जो कि आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तीनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, हो गया आपका कैसे। पहला जो हम लोगों ने पहले वीडियो में आपका जो समरूपता त्रिभुज की जो हम लोगों ने प्रमेय किया ना, समरूप त्रिभुज की समरूपता के प्रमेय, उसमें उसके हिसाब से तीनों त्रिभुज समरूप हुए। फिर हम लोग ने क्या किया, दो दो त्रिभुज की जोड़ियां ली, उनकी संगत भुजा का अनुपात लिया, उनका तिर्यक गुणा किया, फिर आपस में एक समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। यहाँ पर आप सोचोगे ए डी प्लस डी सी की जगह पे ए सी कैसे आया, तो आप देखो ए डी प्लस डी सी बराबर क्या होता है, ए सी। वो लिखा ए सी का गुणा किया और क्या हो गया, ए सी का वर्ग, जो आपको सिद्ध करना था वो हो गया। तो अब इसके बाद एक थियरम है, प्रमेय है, जिस जो है मेरी जो समकोण त्रिभुज की विलोम प्रमेय है। तो आप उसको ट्राई करो खुद से एक बार सॉल्व करने का। नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हमको नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। बाकी है वो इजी, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपका सिर्फ प्रमेय से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे उस पर मैं आपको 2.1 पूरा एक्सरसाइज बताऊंगी। तो ठीक है, आपको अगर हमारे वीडियोस के थ्रू थोड़ी बहुत हेल्प हो रही होगी, आई होप थोड़ी बहुत क्या पूरी ही हेल्प हो रही होगी, तो आप इस हेल्प का अवसर दूसरों को भी प्रदान करें। मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है एक लाइक, कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये चीज़ सुधरनी चाहिए या अच्छी या बुरी, जो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपने एक बार
एक फीडबैक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस थैंक यू।